चमकते शहर में बुझी हुई उम्मीद। ये कहानी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। झीलों और रोशनी से भरा ये शहर बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से उतना ही कठोर भी है। तो चलिए जानते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखें। यहां अमीरी की चमक के नीचे गरीबी अक्सर सिसकती रहती है। भोपाल के पॉश इलाके में स्थित था एक 5 स्टार होटल, रॉयल एमराल्ड। इसी होटल में काम करती थी एक साधारण सी लड़की, साक्षी वर्मा। उम्र मुश्किल से 21 साल। साक्षी के चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान रहती थी, लेकिन उसके दिल में जिम्मेदारियों का ऐसा बोझ था जो उसे हर दिन अंदर से तोड़ देता था। उसके पिता का देहांत 5 साल पहले हो चुका था। मां सुनीता वर्मा लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और छोटा भाई मयंक 11वीं कक्षा में पढ़ता था। घर का पूरा सहारा अब साक्षी थी। हर सुबह जब वो होटल की यूनिफॉर्म पहनती तो आईने में खुद को देखकर मन ही मन कहती, आज भी मुस्कुराना है, भले ही अंदर से कितना भी टूट जाओ। उस रात होटल में ज्यादा भीड़ नहीं थी। घड़ी लगभग 11 बजा रही थी। लंबा कॉरिडोर हल्की पीली रोशनी में डूबा हुआ था। साक्षी हाथ में कॉफी की ट्रे लिए कमरा नंबर 418 के सामने पहुंची। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। नए मेहमानों का मिजाज हमेशा अनजाना होता है। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। रूम सर्विस। अंदर से थकी हुई आवाज आई, हां, आ जाओ। दरवाजा खुलते ही साक्षी ठिठक गई। कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। खिलौने फर्श पर बिखरे थे। दूध की बोतल मेज से गिर चुकी थी और सामने खड़ा था एक आदमी, महंगे कपड़ों में, लेकिन चेहरे पर गहरी थकान। वो था आदित्य राठौर, भोपाल का मशहूर बिजनेसमैन। उसकी गोद में 7 महीने का बेटा अंश था, जो रोते रोते बेहाल हो चुका था। चुप हो जा बेटा, पापा यहीं हैं। आदित्य की आवाज टूट रही थी। साक्षी का दिल पसीज गया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, अगर आप बुरा न माने तो मैं कोशिश कर सकती हूं। आदित्य ने हैरानी से उसकी ओर देखा। कुछ पल चुप रहा, फिर थके हाथों से बच्चे को उसकी ओर बढ़ा दिया। साक्षी ने बच्चे को अपने सीने से लगाया, धीरे धीरे थपथपाया और बहुत हल्की आवाज में लोरी गुनगुनाने लगी। कुछ ही मिनटों में अंश उसकी गोद में शांत हो गया और फिर गहरी नींद में चला गया। कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां अभी रोने की आवाज थी, वहां अब सुकून भरा सन्नाटा था। आदित्य स्तब्ध खड़ा था। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद दुनिया में हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो अमीरी और गरीबी की नहीं, इंसानियत और आत्मसम्मान की थी। कीमत से ऊपर आत्मसम्मान। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया था। आदित्य राठौड़ अब भी वही खड़ा था, मानो उसकी आंखों के सामने कोई ऐसी सच्चाई खुल गई हो जिसे वो अब तक अनदेखा करता आया था। वो देर तक साक्षी को देखता रहा। तुमने ये कैसे कर लिया? उसने धीमी आवाज में पूछा। साक्षी ने सिर झुकाकर कहा, सर, बच्चों को दवाइयों और खिलौनों से ज्यादा प्यार और अपनापन चाहिए। बस वही दिया मैंने। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थकान के साथ साथ एक अजीब सी खालीपन झलक रहा था। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बेटे अंश की देखभाल करो। उसने अचानक कहा, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए महीना दूंगा। यह सुनकर साक्षी चौंक गई। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने मां की दवाइयां घूम गई, भाई की फीस, घर का किराया, बिजली का बिल। इतने पैसों से उसकी जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो सकती थी। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया। माफ कीजिए सर, उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैंने मदद पैसों के लिए नहीं की। आदित्य को जैसे किसी ने रोक दिया हो।
उसे यकीन नहीं हुआ। हर कोई पैसों के लिए ही तो काम करता है, उसने कहा। साक्षी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, न लालच। काम हासिल, वो बोली, लेकिन इंसानियत की कीमत नहीं होती। आदित्य कुछ पल चुप रहा। फिर साक्षी बच्चे को बिस्तर पर सुलाकर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। उस रात साक्षी जब होटल से निकलकर अपने घर पहुंची तो घड़ी आधी रात पार कर चुकी थी। तंग गली, पुराना मकान और दरवाजे के पास जलता एक कमजोर सा बल्ब। अंदर मां सुनीता वर्मा बिस्तर पर खांस रही थी। आ गई बेटी? उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा। साक्षी ने मुस्कुराने की कोशिश की। हां मां, दवा ली आपने? दवा से ज्यादा तेरे आने से राहत मिलती है, मां ने कहा। कमरे के कोने में छोटा भाई मयंक किताबों में झुका बैठा था। दीदी, आज फिर देर हो गई? उसने पूछा। साक्षी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हां, लेकिन तू बस पढ़ाई करता रह। तेरी कामयाबी ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। मयंक की आंखें भर आई। उस रात साक्षी देर तक सो नहीं पाई। उसके जहन में कमरा नंबर 418, अंश की मासूम नींद और आदित्य का थका हुआ चेहरा बार बार घूमता रहा। उधर आदित्य भी उस रात सो नहीं सका। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस लड़की के पास कुछ भी नहीं है, उसके पास वो सब कुछ है जो करोड़ों में भी नहीं मिलता, आत्मसम्मान। अगले दिन आदित्य खुद होटल पहुंचा। वो सीधे रिसेप्शन पर गया और साक्षी को बुलवाया। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता, उसने कहा, लेकिन मेरा बेटा तुम्हारे साथ शांत रहता है। साक्षी ने शांत स्वर में जवाब दिया, सर, अगर कभी कभी मैं उसकी मदद कर सकूं और इससे मेरी नौकरी या परिवार पर असर न पड़े तो मैं कोशिश कर सकती हूं। आदित्य ने सिर हिलाया। यहीं से एक नया रिश्ता बनने लगा। न नौकरी का, न सौदे का, बल्कि भरोसे का। लेकिन साक्षी नहीं जानती थी कि यह भरोसा आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। अहंकार की दीवार और सच की चोट। समय धीरे धीरे बीतने लगा। साक्षी जब भी होटल की शिफ्ट पूरी करती तो हफ्ते में 2-3 बार आदित्य राठौर के घर चली जाती। छोटा सा अंश उसे देखते ही खिलखिला उठता। उसकी नन्ही बाहें सीधे साक्षी की ओर बढ़ जाती। ये दृश्य देखकर आदित्य के दिल को सुकून मिलता, लेकिन कहीं न कहीं एक सवाल उसे भीतर से कचोटता। मेरा ही बेटा मुझसे ज्यादा इस लड़की के साथ शांत क्यों रहता है? एक शाम अंश को तेज बुखार हो गया। आदित्य घबरा गया। फोन पर डॉक्टर से बात करता रहा। घर में बेचैनी फैल गई। साक्षी पहुंची तो उसने बिना कुछ कहे अंश को गोद में लिया। गीले कपड़े से उसका माथा पोंछा, धीरे धीरे थपथपाया और लोरी गुनगुनाने लगी। कुछ देर में बच्चा थोड़ा शांत हुआ। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ भी कर लूं, ये बच्चा मेरी गोद में चैन से नहीं रहता, उसने टूटे स्वर में कहा। साक्षी ने धीरे से जवाब दिया, सर, पिता होना आसान नहीं होता। बच्चे को सिर्फ दवा नहीं, अपनापन भी चाहिए। ये बात आदित्य के दिल में सच की तरह चुभ गई। उसका स्वर अचानक बदल गया। तो तुम कहना चाहती हो कि मैं अच्छा पिता नहीं हूं? साक्षी चौंक गई। नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर? आदित्य की आवाज सख्त हो गई। तुम यहां मदद करने आती हो, मुझे सीख देने नहीं। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। साक्षी की आंखें भर आई। उसने बिना कुछ कहे अंश को धीरे से बिस्तर पर लिटाया और खड़ी हो गई। माफ कीजिए सर, उसने धीमे स्वर में कहा। शायद मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। वो चली गई। दरवाजा बंद हुआ, लेकिन आदित्य के भीतर कुछ और टूट गया। कुछ देर बाद डॉक्टर आया, दवा देकर चला गया।
अंश सो चुका था। घर बिल्कुल शांत था। आदित्य खिड़की के पास खड़ा शहर की रोशनियां देख रहा था। उसे साक्षी के शब्द बार बार याद आ रहे थे। बच्चों को अपनापन चाहिए। वो खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं सच में अपने अहंकार में एक अच्छे पिता बनने से चूक रहा हूं? अगले दिन साक्षी होटल पहुंची, लेकिन आदित्य का कोई फोन नहीं आया। उसके दिल में टीस थी, पर चेहरे पर वही संयम। शाम होते होते आदित्य अचानक होटल पहुंचा। उसने साक्षी को बुलवाया। कल रात मैंने जो कहा उसके लिए माफी चाहता हूं, उसने सिर झुकाकर कहा। साक्षी चुप रही। तुम सही थी, आदित्य ने स्वीकार किया। मेरा अहंकार मुझे सच देखने नहीं देता था। साक्षी ने गहरी सांस ली। सर, मैं यहां किसी को गलत साबित करने नहीं आती। मैं सिर्फ एक बच्चे की भलाई चाहती हूं। आदित्य की आंखें झुक गई। उस दिन दोनों के बीच एक नई समझ बनी, लेकिन साक्षी नहीं जानती थी कि बाहर की दुनिया इतनी आसानी से इस रिश्ते को स्वीकार करने वाली नहीं थी। समाज की नजर और एक लड़की की परीक्षा। समय के साथ आदित्य और साक्षी के बीच की कड़वाहट धीरे धीरे कम होने लगी। अब उनकी बातचीत सिर्फ अंश तक सीमित नहीं रहती थी। कभी बच्चे की छोटी छोटी हरकतों पर हंसी, कभी किसी बात पर हल्की बहस, तो कभी अचानक छा जाने वाली खामोशी। आदित्य को साक्षी की सादगी खींचती थी और साक्षी को उसके भीतर छिपा अकेलापन छू जाता था। लेकिन ये बदलता रिश्ता होटल के लोगों की नजरों से छिपा नहीं रह सका। कुछ स्टाफ आपस में फुसफुसाने लगे, देखा है, वो वेट्रेस रोज उस बड़े बिजनेसमैन के घर जाती है। गरीब है, लेकिन अमीरों के करीब रहने का शौक है। ऊपर से जितनी सीधी दिखती है, असलियत कौन जानता है? ये बातें धीरे धीरे साक्षी के कानों तक भी पहुंचने लगी। हर शब्द उसके दिल में कांटे की तरह चुभता, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। उसके लिए मां की दवाइयां और भाई की पढ़ाई सबसे ऊपर थी। इसी बीच एक दिन पड़ोस की कमला आंटी सीधे साक्षी के घर आ पहुंची। सुनीता जी, उन्होंने ताना भरे स्वर में कहा, जरा अपनी बेटी को समझाइए। शहर में लोग बातें बना रहे हैं। रोज किसी अमीर आदमी के घर जाना इज्जतदार घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता। मां सुनीता वर्मा ये सुनकर सिहर गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे हमारा सिर झुके। मुझे उस पर भरोसा है। कमला आंटी बातें बनाती हुई चली गई, लेकिन साक्षी सब कुछ सुन चुकी थी। उस रात वो चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होंठ खामोश। अगले दिन जब वो आदित्य के घर पहुंची तो उसका चेहरा बुझा हुआ था। अंश ने उसे देखते ही गोद में आने की जिद की, लेकिन साक्षी का दिल भारी था। आदित्य ने महसूस किया, क्या हुआ साक्षी, तुम आज इतनी चुप क्यों हो? साक्षी ने धीमे स्वर में कहा, सर, शायद मुझे अब यहां नहीं आना चाहिए। आदित्य चौंक गया। क्यों? लोग बातें बना रहे हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। मोहल्ले में मेरी मां को ताने दिए जा रहे हैं। मुझे डर है कि मेरी वजह से उनकी इज्जत पर दाग न लग जाए। आदित्य को जैसे किसी ने झकझोर दिया हो। लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहते हैं। उसने कहा, तुम उनकी परवाह क्यों करती हो? साक्षी की आंखों से आंसू बह निकले। क्योंकि मैं गरीब हूं सर, वो बोली। गरीब की बेटी पर उंगली उठाने में लोगों को देर नहीं लगती। हमारी इज्जत बहुत नाजुक होती है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। आदित्य ने पहली बार समझा कि समाज का डर सिर्फ कमजोर नहीं बनाता, बल्कि जिंदगी के फैसलों को कैद कर देता है। उसी पल उसके मन में एक फैसला धीरे धीरे आकार लेने लगा।
लेकिन वो फैसला सिर्फ उसका नहीं था। वो फैसला साक्षी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। जहां इंसानियत ने समाज को हरा दिया, साक्षी के जाने के बाद आदित्य देर तक उसी जगह खड़ा रहा। उसके कानों में साक्षी के शब्द गूंज रहे थे, गरीब की इज्जत बहुत नाजुक होती है सर। उस रात अंश बार बार रोता रहा। आदित्य ने हर कोशिश की, लेकिन बच्चा शांत नहीं हुआ। पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ बच्चे की आदत नहीं थी, यह साक्षी की मौजूदगी का असर था। अगले 2 दिन साक्षी आदित्य के घर नहीं गई। अंश की हंसी अब रोने में बदल चुकी थी। आदित्य हर बार फोन उठाता, लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तीसरे दिन उसने आखिरकार फोन किया। साक्षी, अगर तुम्हें मंजूर हो तो एक बार आ जाओ। अंश बहुत परेशान है, और सच कहूं तो मैं भी। फोन के उस पार साक्षी चुप थी। उसके सामने मां का चेहरा था, भाई की किताबें थी और समाज की बातें थी, लेकिन अंश की मासूम याद, उसका दिल पिघला गई। वो चुपचाप पहुंची। दरवाजा खुलते ही अंश उसे देखकर खिलखिला उठा। उसकी नन्ही बाहें साक्षी की ओर फैल गई। आदित्य की आंखें भर आई। देखा, उसने भारी आवाज में कहा, यह बच्चा तुम्हारे बिना अधूरा है। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने आगे कहा, साक्षी, मैं सिर्फ अपने बेटे की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूं। साक्षी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मैंने दौलत कमाई, नाम बनाया, लेकिन रिश्ते निभाना नहीं सीखा। आदित्य बोला, तुमने मुझे और मेरे बेटे को वह दिया जो पैसे से नहीं मिलता, अपनापन। उसने एक गहरी सांस ली। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? और अंश की मां? साक्षी सन्न रह गई। सर, समाज क्या कहेगा? उसकी आवाज कांप रही थी। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, समाज तो तब भी बोला था जब मैंने अकेले बच्चे को पालने का फैसला किया। अगर हर फैसले में समाज को देखा जाए तो इंसान खुद की जिंदगी कभी जी ही नहीं पाता। उसी पल दरवाजे पर मां सुनीता वर्मा खड़ी थी। उन्होंने सब सुन लिया था। आंखों में आंसू और आवाज में सच्चाई थी। बेटा आदित्य, अगर तुम मेरी बेटी को सम्मान दे सकते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। गरीबी हमारी मजबूरी थी, लेकिन इज्जत हमारी पहचान है। साक्षी टूट गई, लेकिन यह टूटना दर्द का नहीं था, यह बोझ उतरने का था। कुछ महीनों बाद भोपाल के उसी इलाके में जहां कभी ताने गूंजते थे, आज शहनाइयां बज रही थी। 5 स्टार होटल की वेट्रेस आज दुल्हन बनी थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत शादी नहीं थी, उसका आत्मसम्मान था। आदित्य ने सबके सामने कहा, यह रिश्ता दौलत से नहीं, इंसानियत से जुड़ा है। साक्षी का भाई गर्व से बोला, दीदी, आज आपने साबित कर दिया कि सच्चाई और इज्जत सबसे बड़ी दौलत होती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है, इंसानियत सबसे बड़ी अमीरी है और आत्मसम्मान हर रिश्ते की नींव। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।